So hello everybody, welcome to this lecture of chemical properties of amines. And trust me, this is going to be the best lecture you have ever seen regarding the chemical properties of amines. आज के इस लेक्चर में केमिकल प्रॉपर्टी अमाइंस की हम A to Z समझेंगे। और ख़ास बात यह है इस लेक्चर की कि अमाइंस से जो क्वेश्चन आते हैं, जो मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है, वो भी केमिकल प्रॉपर्टीज से ही आते हैं। तो काफ़ी फ़ायदा आपको इस जो लेक्चर है इसमें होने वाला है। अच्छा, इसके रिगार्डिंग आपको मैं बता दूं कि अगर आप अमाइंस चैप्टर को पूरा प्रिपेयर करना चाहते हो तो एक तो आप ये कर लो केमिकल प्रॉपर्टी। और इसके बाद अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं भी कर सकते तो दो रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो आपको काम में आएंगी। एक है हॉफमैन बोरोअमाइड डिग्रेडेशन, और दूसरी रिएक्शन जो है इसका रिडक्शन। ये अगर आप देख लेते हो तो आपका अमाइंस चैप्टर कंप्लीट हो जाता है भाई, है ना। और एक डाइजोनियम का पार्ट भी थोड़ा सा इसमें इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी आप देख सकते हो। फिलहाल हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस की बात कर रहे हैं कि अमाइंस की केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ही ये उठता है यहाँ से कि अमाइंस जो हैं वो रिएक्टिव होते हैं नेचर में। देखना, केमिकल प्रॉपर्टीज की शुरुआत ही इस टॉपिक से एनसीईआरटी करती है, बोलता है कि अमाइंस आर रिएक्टिव इन नेचर। अगर मैं ये सेम क्वेश्चन आपके सामने में पुट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, बताइए अमाइंस नेचर में रिएक्टिव क्यों होते हैं। तो इसके पीछे का आप रीजन देखिए कि मेरे पास कोई, मान लीजिए लेट से ये अमाइन है RnH2। तो अगर आप इस अमाइन को ढंग से देखोगे तो इस अमाइन में मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर हाईलाइट करके बनाता हूँ। इसको थोड़ा सा हम अलग तरीके से लिख लेते हैं। लेट से मैं RnH2 को मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूँ, Rn, और फिर दो हमारे पास H है। अब लेकिन जो नाइट्रोजन है हमारा, वो टोटल उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में। 15th ग्रुप का ये एलिमेंट होता है जिसमें से ये 3 बॉन्ड बना सकता है। तो एक लोन पेयर इसके पास रहता है हमेशा, है ना। तो ये लोन पेयर जो है, ये लोन पेयर ये नाइट्रोजन को कैसा बना रहा है, ये नाइट्रोजन को एक लुईस बेस बना रहा है। तो पहला अमाइंस आर रिएक्टिव इन नेचर का आप पहला रीजन जो लिख सकते हो वो क्या है, वो है द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन। देखो नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो नाइट्रोजन इस लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। और जो भी एलिमेंट्स इस टाइप का काम करते हैं लोन पेयर को डोनेट करने का, उनको हम लुईस बेस कहते हैं। और इसीलिए आपको देखने में भी मिलेगा कि अमाइंस बेसिक होते हैं नेचर में। तो क्या वो चीज यहाँ से प्रूफ हो रही है? बिल्कुल भाई। अगली चीज आप देखिए, दूसरा रीजन कि अमाइंस नेचर में रिएक्टिव हैं क्यों। यहाँ पर आप देखिए एक बॉन्ड है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड। इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो काफी ज्यादा है। अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो आप जानते हो कि FON, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। जहां पर नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 3 होती है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1। तो अगर आप देखोगे, आप बात करोगे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड की, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है दैट इज वेरी ग्रेट डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो होगा क्या, क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज लेगा, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लेगा। और इस कारणवश आप देख पा रहे हो कि एक पोलैरिटी चार्ज जनरेट हो जा रहे हैं, और जहां पर चार्ज जनरेट हो जाता है तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर पोलैरिटी आ जाती है। पोलैरिटी का मतलब होता है चार्ज। तो ये पोलैरिटी जनरेट कर ले रहा है इस वजह से। तो ये दो कारण हैं। और इस कारणवश अमोनिया का जो नाइट्रोजन है वो इस हाइड्रोजन को निकाल भी सकता है भाई, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव वो है ही और उसके पास लोन पेयर भी है। तो ये दो कारण होते हैं जिनकी वजह से अमाइंस रिएक्टिव होते हैं नेचर में, और ये हमें बिल्कुल ही पता होने चाहिए। अगर बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस की, तो मैं आपको एक सीक्वेंस बताता हूँ कि इस केमिकल प्रॉपर्टी को पढ़ने में हमारे पास एक पूरा का पूरा सीक्वेंस दिया हुआ है। एक सीक्वेंस है, एनसीईआरटी का सीक्वेंस है, उसको फॉलो करते हुए चलेंगे लेकिन इन डेप्थ समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइन। बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस, जैसे ही आप बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस को पढ़ लोगे
तो फिर आप पढ़ पाओगे अबाउट द एल्काइलेशन प्रोसेस। लेकिन ध्यान रहे ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। और तीसरी चीज आप जो पढ़ोगे वो पढ़ोगे एसाइलेशन। सर ये बहुत ज़्यादा कोई अलग रिएक्शंस नहीं है, अलग कोई टॉपिक्स नहीं है, अगर आपने जीओसी थोड़े ढंग से भी करी होगी। सो बेसिक करेक्टर अमाइन का एल्काइलेशन एसाइलेशन वर द बेसिक टॉपिक्स। उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास कुछ रिएक्शंस आती हैं। जैसे आपके पास आएगी कार्बिलमीन रिएक्शन, कार्बिलमाइन रिएक्शन। इसको टेस्ट फाउल स्मेल का टेस्ट या आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं, उसको हम आगे कैटर कर लेंगे चलते चलते। फिर जैसे ही आप कार्बल अमाइन रिएक्शन पढ़ लोगे तो फिर हमें पढ़नी है रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। और अगर आप नाइट्रस एसिड की रिएक्शन पढ़ लोगे तो फिर आपको पढ़नी है रिएक्शन विद हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट को ही हम बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड भी कहते हैं। और एनसीईआरटी लिखती है कि आजकल तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को यूज करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, है ना। वो हम समझेंगे उसका रिप्लेसमेंट हमारे पास क्या है। और फिर सातवीं चीज जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ ही खत्म हो जाएगा। फिर हम थोड़ा सा देख लेंगे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के बारे में। ध्यान रहिए एल्काइलेशन और एसाइलेशन फ्रीडल क्राफ्ट मैंने नहीं लिखा है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस हम यहाँ पर पढ़ेंगे ये 7 टॉपिक में। तो ये कुछ सीक्वेंस रहने वाला है, जिस सीक्वेंस में हमें यहाँ पर जो है चलना पड़ेगा आगे को, ठीक है। सो इट विल बी वेरी ग्रेट अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो, ठीक है। चलिए फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपना बेसिक करेक्टर ऑफ अमाइंस के साथ। बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस। देखो अमाइंस के पास बेसिक नेचर कैसे है इस चीज को जरा समझते हैं। मैंने कहा RnH2, लेट से आपके पास कोई अमाइन है। अब जरा ये देखो कि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये बेसिक कब होगा, ये इसका करेक्टर बेसिक तब होगा जब ये इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को किसी को डोनेट कर दे इजीली, ये किसी को इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दे दे। और ऐसा सिर्फ तभी पॉसिबल है जब इसको कहीं से इलेक्ट्रॉन का सपोर्ट मिल रहा हो। जैसे यहाँ पर ये जो एल्काइल ग्रुप है आप जानते हो ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन से इस नाइट्रोजन को देगा, जिससे नाइट्रोजन को एक तरफ से इलेक्ट्रॉन्स का सपोर्ट मिल रहा है, तो जो उसके पास लोन पेयर है वो इसको इजीली डोनेट कर पाएगा। यानी ये हम क्या समझ रहे हैं कि अमाइंस की जो बेसिक स्ट्रेंथ है, अगर हम पहला पॉइंट बना के लिखें कि द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका प्लस आई इफेक्ट के। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके प्लस आई इफेक्ट के, क्योंकि जितना उसको पीछे से इलेक्ट्रॉन का सपोर्ट मिलेगा वो इतने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा। ऑन दी अदर हैंड आप खुद ही से देखो कि अगर यहाँ पर मैं कोई एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा लेता तो वो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता, ना कि उसको इलेक्ट्रॉन देता। तो वो उसकी टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन को कम ही करता, बढ़ाता नहीं। सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। बताइए। तो ये चीजें हमें कुछ पता होनी चाहिए। जैसे अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन कैसे बन सकता है आप खुद ही देखो। क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ, कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ। जरा आप ही बताना मुझे। ये ज्यादा बेसिक होगा, ये ज्यादा बेसिक होगा, या ये ज्यादा बेसिक होगा? सिंपल स्टैंडर्ड क्वेश्चन। फिर देखो इसमें ज्यादा कोई दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है।
आप तो ये देखो कि प्लस आई का सपोर्ट कहाँ से है। CH3 यहाँ से बोला भाई नाइट्रोजन हम तेरे को दे देंगे, ये CH3 भी इसको देने के लिए तैयार है, ये CH3 भी देने के लिए तैयार है। तो नाइट्रोजन कहेगा यार मेरे को तो देने वाले तीन तीन है, तो तुम मेरे से इस लोन पेयर को लेके चले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरे पीछे इलेक्ट्रॉन का सपोर्ट बहुत पड़ा हुआ है। इधर क्या सीन है सर, इधर एक CH3 दे रहा है और इधर से दूसरा CH3 दे रहा है, तो नाइट्रोजन कहेगा यार तू मेरा इलेक्ट्रॉन भी लेके चले जा, क्योंकि मेरे पास तो सपोर्ट देने वाले दो तो पड़े ही है ना पीछे। और अगर इस नाइट्रोजन की बात करें तो यहाँ सिर्फ एक ही सपोर्ट है, तो जितनी इजीली ये दो दे पा रहे हैं उतनी इजीली ये नहीं दे पाएगा, बोलेगा यार सपोर्ट तो है लेकिन एक ही का सपोर्ट है, उसके पास तो तीन तीन का सपोर्ट था। तो सबसे जल्दी लोन पेयर को कौन डोनेट करेगा, एप्पल, फिर आपका बॉय, और लास्ट में आपका कैट। तो ऑर्डर क्या बन जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ का, A B एंड C। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस, या किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ से आपको देखने वाले हैं। तो आप तो भाई देसी भाषा में है ना, बस इतनी सी चीजें लिख लो। पहली चीज, अगर जिसको ज्यादा समझ में नहीं आ रहा, आप बस इतना ध्यान में रख लो कि लोन पेयर निकालना जितना आसान, बेसिक स्ट्रेंथ आपकी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज, देसी भाषा में आप एकदम जिस चीज को ध्यान में रख सकते हो, कि प्लस आई वाले ग्रुप जो हैं वो लोन पेयर को भगाते हैं बस। प्लस आई वाले अगर ग्रुप दिखेंगे तो वो लोन पेयर को भगाते हैं, यानी कि बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। ये दो चीजें हैं जिसको ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी अगर लगती है इन टॉपिक्स में, तो ये दो चीजें आप देसी भाषा में एकदम समझ सकते हो। कोई दिक्कत आपको इन अमाइंस में नहीं आने वाली है। ये सिंपल सी दो चीजें हैं, आप बस समझ लो इनको। ठीक है भाई। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब बंधु, हम दो तरीके के अमाइंस को कंपेयर करते हैं। सर एक तो है हमारे पास एल्किल अमाइन, वर्सेस अमाइन बनते किससे हैं, अमाइन डेरिवेटिव होते हैं बंधु अमोनिया के। अमोनिया के डेरिवेटिव, सर ये नई चीज बता रहे हो क्या, नहीं मैंने कहा नहीं नहीं बता रहा, NH3 अमोनिया होता है। इसी में अगर तू R लगा दे, एक एच हटा के RNH2, तो ये अमाइन बन जाता है। ये अमाइन है, ये अमोनिया है। तो बता मैंने कोई नई चीज करी क्या, मैंने कहा अमाइन का डेरिवेटिव है अमोनिया, अमाइन अमोनिया से, सॉरी अमोनिया का डेरिवेटिव है अमाइन, अमोनिया से एक हाइड्रोजन हटा के R ग्रुप लगा दो अमाइन बन जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अमाइन्स आर द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, है ना। देयर इज नथिंग न्यू इन दिस। अब हम कंपैरिजन किसका कर रहे हैं, एल्किल अमाइन, अमोनिया वर्सेस एराइल अमाइंस। सर ये कंपैरिजन कैसे होगा, जरा ध्यान से सुनना। एल्किल ग्रुप का मतलब हो गया कोई स्ट्रेट चेन वाला कंपाउंड है, जैसे CH3 C2H5। एल्किल अमाइन के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, जैसे आप देखोगे तो CH3NH2, ये एल्किल अमाइन है। जैसे आप देखोगे तो C2H5NH2, ये आपका एल्किल अमाइन है। तो ये सारे के सारे क्या है बंधु, एल्किल अमाइंस हैं। अमोनिया क्या है, सिंपल NH3 है, इसके पास कोई हेल्प करने वाला नहीं है। और एरिल अमाइन मतलब एराइल ग्रुप होगा, रिंग वाला कोई ग्रुप होगा, एरोमेटिक कोई रिंग होगी, जैसे बेंजीन की रिंग। और इसके साथ आपका NH2। बताओ, अब जरा खुद ही देख के बताओ यार, इसमें मैं क्या बताऊं नई चीज। आपको खुद ही देख के ये चीज बतानी है कि इसमें से ज्यादा जल्दी लोन पेयर कौन देगा। मैं कह रहा हूँ बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करके आप ही मुझे बता दो। सर देखो, इसको ना कोई सपोर्ट करने वाला है ना कोई बिगाड़ने वाला, तो ये न्यूट्रल है। इसके पास अगर आप पूछोगे कि क्या कोई इलेक्ट्रॉन का सपोर्ट है इलेक्ट्रॉन का, बोलेगा नहीं है। बोलेगा क्या, तो कोई इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन को तेरे से खींच रहा है, बोल रहा है ग्रुप ही नहीं है कुछ नहीं है, ये बंदा न्यूट्रल बैठा है। ये अमोनिया कैसा बैठा है, अमोनिया है न्यूट्रल।
इसको ना कोई इलेक्ट्रॉन का सपोर्ट है, ना कोई इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। एल्काइल अमाइन में आप देखो सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये प्लस आई ग्रुप है, ये ग्रुप जो हमने लगाया है प्लस आई ग्रुप है। तो यहां पर क्या है, यहां पर आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन का सपोर्ट प्रेजेंट है पीछे से, तो लोन पेयर का निकलना आसान हो जाएगा। यानी कि आप कह सकते हो कि ये बेसिक स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा है। किसके कंपैरिजन में, इन न्यूट्रल अमोनिया के कंपैरिजन में भैया। अगर न्यूट्रल अमोनिया जैसा होता तो इसके पास सपोर्ट तो कोई था नहीं, लेकिन इसके पास सपोर्ट आ गया है, तो अमोनिया से तो जल्दी ये इलेक्ट्रॉन को खोएगा। तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, इस अमोनिया के कंपैरिजन में। जबकि अगर हम बात करें इस एराइल अमाइन की, तो ये अपना तो रेजोनेंस में चलेंगे ही, हम तो जाएंगे सनम तुमको भी ले चलेंगे, ये जो इसका लोन पेयर है ये इसको भी इसी रेजोनेंस में इन्वॉल्व करना चाहेंगे, ताकि ये अपना प्लस एम इफेक्ट दिखा पाए। इफ यू नो अबाउट द प्लस एम इफेक्ट, तो ये क्या करेगा, ऑर्थो और पैरा में डेंसिटी को बढ़ा देगा। भाई ये कोई नई चीज थोड़ी में बनाई है मैंने, ये एनिलीन है। बेंजीन के ऊपर NH2 को एनिलीन बोलते हैं, और एनिलीन प्लस एम इफेक्ट दिखा के बेंजीन को ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बनाता है। तो इसका लोन पेयर इन्वॉल्व हो जाता है रेजोनेंस में। जो भी एराइल अमाइंस होंगे उनका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट्स इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जा रहा है। तो क्या वो उस लोन पेयर को डोनेट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्या इलेक्ट्रॉन का सपोर्ट था इसके पास, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या कोई इसको इलेक्ट्रॉन देने वाला था, नहीं था। लेकिन क्या इससे कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करने वाला है, बिल्कुल है सर। जो ये आपने एराइल ग्रुप लगाया है, इट इज विड्रॉइंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NH2। सो ये न्यूट्रल नहीं रहा, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। इसकी बेसिक स्ट्रेंथ इस न्यूट्रल अमोनिया के कंपैरिजन में, इस न्यूट्रल, सॉरी यहाँ से शायद ये दिख नहीं रहा होगा, हाँ, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ जो है सर वो आपकी कम हो जाएगी इस न्यूट्रल अमोनिया के कंपैरिजन में। दैट शुड हैज टू बी वेरी वेरी क्लियर भैया। अमोनिया न्यूट्रल था, ना उसके पास कोई सपोर्ट है इलेक्ट्रॉन का, ना कोई इससे विड्रॉ कर रहा है। एरिल अमाइन से कोई विड्रॉ कर रहा है, सपोर्ट तो है नहीं, तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो गई। और एल्काइल अमाइन से कोई विड्रॉ नहीं कर रहा है, उसके पास सपोर्ट है, तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो गई। तो आप यहां से क्या कर सकते हो, ऑर्डर बना सकते हो बेसिक स्ट्रेंथ का। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, एल्काइल अमाइन। फिर कौन होगा, फिर होगा अमोनिया। और लीस्ट बेसिक कौन होगा, एराइल अमाइन, जो बेंजीन के साथ या किसी ऐसे दूसरे ग्रुप्स के साथ कनेक्शन में होंगे। बताइए भाई। आई थिंक सो कि ये बहुत क्लियर है। अब कुछ मेरे ख्याल से एनसीईआरटी के ही आपके एग्जाम्पल हैं, तो मैं आपको कंपैरिजन के फॉर्म में करा लेता हूँ। ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा, आप मान के चलना। ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, छोटा छोटा सा, जो कि आपको मैं आइडिया दे पाऊँ इसकी बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कैसे किया जाता है। मैं लिखता हूँ कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ को आपको कंपेयर करना है। पहला है एन एन डाई इथाइल ईथ एन अमाइन। दूसरा है एन इथाइल ईथ एनामाइन, एन इथाइल इथेनामाइन। और तीसरा मैं दे देता हूँ मिथेनमाइन।
ठीक है, होप सो ये विजिबल है ये चीज़ें। बिल्कुल विजिबल है भाई। अब आपको कुछ नहीं करना, बस एक बार स्ट्रक्चर देखो, इनके बात को खत्म करो। सर एन एन डाई इथाइल इथेनामाइन, इसको हम कैसे बना सकते हैं? देखो, सबसे पहले इस चीज पे फोकस करो, लास्ट की जो टर्म है ये क्या है? इथेनामाइन। इथेनामाइन मतलब हो गया कि C2H5 हो गया, इथे इथ एन है ना, इथेन का C2H5 हो गया, और ये कनेक्ट होगा किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ, तभी अमाइन है। और N से दो बार इथाइल कनेक्ट है, मतलब N से दो बार C2H5 आपका और कनेक्टेड है। और इसी प्रकार से एन इथाइल इथेनामाइन को देखोगे तो यहाँ पर एक ही बार जो है नाइट्रोजन से आपका हाइड्रो C2H5 कनेक्टेड है, यानी कि एक इसके पास हाइड्रोजन होगा, और इथेनामाइन है मतलब C2H5, ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। मीथेनामाइन का स्ट्रक्चर बिल्कुल ही सिंपल है, बस एक मीथेन ग्रुप है, मीथेन मतलब होता है CH4, तो मीथेन का डेरिवेटिव CH3 लिख दोगे यहाँ पर, तभी जुड़ पाएगा NH2 के साथ, CH3NH2, ये स्ट्रक्चर्स हो गए इनके। स्ट्रक्चर बनाने आपको क्लियर होने चाहिए भाई। यहाँ 3 डोनेट करने वाले हैं, यहाँ 2 डोनेट करने वाले हैं, और यहाँ एक ही डोनेट करने वाला है, तो ऑर्डर कुछ ऐसे हो जाएगा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक सा ऑर्डर है, आपको ये आना चाहिए। लेकिन बंधु, इतना बताने के बाद भी आप लोग इसका जो ऑर्डर है वो गलत करके आते हैं, ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है, ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है। तो सर ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता है एक कारण की वजह से, जो आप लोगों को पढ़ना पड़ता है बहुत ढंग से। तो आप ध्यान से सुनेंगे मेरी बात कुछ देरी के लिए। इसकी प्रैक्टिस आपकी एनसीईआरटी में भरपूर दी है, तो वहां से कर लें, है ना। सो तब उस चीज का मजा भी आएगा भाई। चलो इसको थोड़ा सा अपन छोटा ही कर लेते हैं अभी, या इधर सेट कर लूँ इसको, चलो यहाँ पे रख देता हूँ, है ना, लिखने में जो कि दिक्कत ना हो मेरे को। हाँ भाई, सुनना, बेसिक स्ट्रेंथ आपसे ऐसे पूछेगा ही नहीं। बेसिक स्ट्रेंथ दो तरीकों से पूछी जाती है। पहला पूछा जाता है बेसिक स्ट्रेंथ इन गैसियस मीडियम। अच्छा, अगर आपने यहाँ पीछे ध्यान दिया इस स्लाइड में, तो हमारा ऑर्डर कैसे बना आपने देखा? ये 3 डिग्री था, ये 2 डिग्री अमाइन था, ये 1 डिग्री अमाइन था। जितने आर ग्रुप जुड़े होते हैं उतना डिग्री ऑफ अमाइन होती है। जैसे यहाँ पर 3 आर ग्रुप जुड़े थे, 1 2 3, तो 3 डिग्री है। यहाँ पर 2 जुड़े थे, तो 2 डिग्री है। यहाँ पर एक जुड़ा था, तो 1 डिग्री है। तो यही सेम ऑर्डर आपका गैसियस मीडियम में चलता है, क्योंकि गैसियस मीडियम में क्या होता है कि ओनली इंडक्टिव इफेक्ट प्लेज रोल, ओनली आई इफेक्ट एप्लीकेबल। तो यहाँ तो कोई दिक्कत आती नहीं है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, डिग्री डिग्री, बात खत्म हो गई। इसका स्पेशल केस तब बन जाता है जब आपसे पूछता है बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस मीडियम। हाँ भाई, यहाँ पर थोड़ा सा पॉज लेने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एक्वस मीडियम में क्या होता है, इतना आसान नहीं कि इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। आई इफेक्ट यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट तो लगता ही है, कोई शंका संशय की बात नहीं है, कोई शंका की बात नहीं है। उसके साथ यहाँ पर सॉल्वेशन इफेक्ट प्लस स्टेरिक हिंड्रेंस, ये सारे फैक्टर भी काम करते हैं। तो आप सिंपली ये समझो कि एक्वस कंडीशंस में क्या होता है कि मल्टीपल इफेक्ट्स लगते हैं। ये इफेक्ट्स में पढ़ने नहीं है, ना ही इनके बारे में समझना है, बस इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी में आपको एक ऑर्डर दिया है, वो आपको ध्यान में रखना है। तो एक्वस मीडियम में आपसे बस दो ही चीजों के लिए पूछ सकता है वो, ठीक है। जितना हमारा सिलेबस है
उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो आपसे बस दो ही चीजों में वो प्रश्न पूछेगा। पहला प्रश्न तब उठेगा जब आपका जो आर ग्रुप है वो CH3 के बराबर है, मिथाइल के बराबर है, तब आप क्या ऑर्डर को फॉलो करोगे। और दूसरा प्रश्न तब उठेगा जब आपका जो गिवन ग्रुप है वो C2H5 के बराबर है, दैट इज इथाइल के बराबर है, तब आप क्या ऑर्डर फॉलो करोगे। देखो, बेसिक स्ट्रेंथ में आपको ध्यान में बस इतना रखना है। पहले मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, बहुत ही आसान ट्रिक बताऊंगा। 2 डिग्री फर्स्ट में, 0 डिग्री लास्ट में, बीच में क्या आएगा अभी देखते हैं। सेम यहां भी है, 2 डिग्री पहले है, 0 डिग्री लास्ट में है, बीच में क्या आएगा देखते हैं। अब देखो, ऑर्डर क्या होगा, 4 ही डिग्री हो सकती है माइन की, या तो 0 डिग्री होगा, या 1 डिग्री होगा, या 2 डिग्री होगा, या 3 डिग्री होगा। 2 और 0, पहले सबसे हाईएस्ट 2 डिग्री आपको लगाना है और 0 डिग्री लगाना है, तो ये तो कट गया, बचा 1 डिग्री और 3 डिग्री। तो CH3 छोटा ग्रुप है और C2H5 उससे तो बड़ा ही है, तो CH3 में ऑर्डर फॉलो होगा, छोटा है मतलब क्या होगा 13, 1 डिग्री देन 3 डिग्री। और ये बड़ा है तो 13 का उल्टा यहाँ पर क्या हो जाएगा 31, 3 डिग्री और 1 डिग्री। ये ऑर्डर आप इजीली याद कर सकते हो। जिसको अभी भी समझ में नहीं आया, आई एम रिपीटिंग दिस, रिपीट क्या कर रहा हूँ कि मिथाइल अगर एक्वस कंडीशन दे दी और आर आपको CH3 दिया हुआ है, तो 2 1 3 0 ये ऑर्डर लगेगा। 2 डिग्री सबसे ज्यादा बेसिक होगा, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 0 डिग्री। क्यों हो रहा है ऐसा, मल्टीपल इफेक्ट्स लग रहे हैं, उन इफेक्ट्स के बारे में हमको जानना नहीं है, बस लग रहे हैं, तो इसलिए ये ऑर्डर आ रहा है। C2H5 के लिए 2 3 1 0। याद कैसे रखेंगे ऑर्डर को, 2 और 0 तो लास्ट, पहले में 2, 0 लास्ट में, बीच में आएगा 13 या 31 में से एक चीज। तो CH3 छोटा है तो उसमें 13 लगा, और अगर C2H5 बड़ा है तो उसमें 31 लगा। तो यहां से तेरा आंसर इजीली आ जाएगा। अह, ठीक है ना भाई, इतना हमें होना चाहिए यहाँ से क्लियर। तो ये बेसिक स्ट्रेंथ की कुछ जनरल जनरल बातें थी। मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ से और कुछ इससे इसके बाद बचता है। ठीक है, तो अब हम अपनी अलग अगली अगली रिएक्शंस की तरफ बढ़ते हैं, बड़े ध्यान से देखेंगे और समझते हुए चलेंगे। तो दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी हमें पढ़नी थी अबाउट एल्काइलेशन। अल्काइलेशन, अल्काइलेशन मतलब कोई एडिशन आप करा रहे हो, एडिशन ऑफ एल्काइल आर ग्रुप, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अल्काइल ग्रुप। तो यहां पर हम रिएक्शन के किसके साथ कराते हैं, हम कराते हैं रिएक्शन ऑफ अमाइंस विद एल्काइल हैलाइड देखने को मिलती है। क्योंकि अभी भी मैं आपको लिखा देता हूं, ध्यान रहे, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो कि बेंजीन रिंग में होती है, एनिलीन में आप कराओगे, यहाँ एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देता ही नहीं है। यहाँ हम नॉर्मल आपका एलिफेटिक की बात कर रहे हैं, वो दे देगा, लेकिन ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन थोड़ी में, नॉर्मल एल्काइलेशन है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मानो मेरे पास ये कोई है एक अमाइन, इसकी रिएक्शन मैंने कराई किसके साथ, एल्काइल हैलाइड के साथ। एल्काइल हैलाइड मान लो CH3Cl ले लेता हूँ। तो यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन के साथ ये हाइड्रोजन है, इसको एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं। एसिडिक हाइड्रोजन क्यों, जब भी किसी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, तीन ही होते हैं मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इनके साथ जब हाइड्रोजन होता है तो उसको एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं। क्योंकि उसकी स्केपिंग टेंडेंसी बड़ी अच्छी होती है। क्यों, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ खींचता है। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, कैसा मैं बताऊं आपको, यहाँ CH3 है, यहाँ नाइट्रोजन है, तो ये अपने ऊपर नेगेटिव ले लेगा, ठीक है, एक हाइड्रोजन ऐसा ही रहेगा, और ये जो हाइड्रोजन है ये H पॉजिटिव की फॉर्म में यहाँ से निकल जाएगा।
ऑन द अदर हैंड यहाँ पर आप देखोगे कि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इस बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, ये बनेगा CH3 पॉजिटिव और बनेगा Cl नेगेटिव। अब बंधु मैंने पूरी रिएक्शन खोल के आपके सामने रख दी है, इतना डिटेल आप मैकेनिज्म में नहीं समझते हो तो यहाँ क्या समझोगे। अब देखो यहाँ पर जरा, ये H पॉजिटिव और ये Cl नेगेटिव ये आपस में मिल जाएंगे, तो क्या निकल जाएगा, -HCl। और ये CH3 पॉजिटिव इस नेगेटिव नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, तो ये कुछ ऐसा बना देंगे कि ये नाइट्रोजन है, इसके साथ एक और अपना CH3 नया वाला ग्रुप जुड़ गया और एक हाइड्रोजन पहले से था। इसमें एक और कंडीशन है कि इसी रिएक्शन को मैं अगर इस तरीके से कराना चाहूँ, जरा आप देखिएगा किस तरीके से कराना चाहूँ, कि CH3NH2 है, मैंने क्या करा, ये जो एल्काइल हैलाइड था इसको एक्सेस में ले लिया, इसकी प्रचुर मात्रा ले ली, इसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में मैंने यहाँ पर ले लिया। तो ये रिएक्शन यहीं पर नहीं रुकेगी, कहाँ पर नहीं रुकेगी, यहाँ पर ही नहीं रुकेगी। यहाँ पर आपका क्या बना, आपने 1 डिग्री अमाइन लिया था, आपको 2 डिग्री अमाइन मिला। ये क्या था, ये था 1 डिग्री अमाइन। तो यहीं पे स्टॉप नहीं होगी अब क्योंकि आपने ये एक्सेस में लिया है, ये कैसे लिया है आपने, एक्सेस में लिया है। सो द रिएक्शन विल गो लाइक दिस, प्लस HCl। अब क्योंकि एक्सेस में है तो एक और मोल मिल जाएगा आपको रिएक्ट करने के लिए। अब ये हाइड्रोजन भी लिबरेट कर जाएगा। तो सर क्या दिख रहा है कि ये 1 डिग्री अमाइन था, इससे जब रिएक्शन हुई तो यहां पर क्या मिला, 2 डिग्री अमाइन। फिर जब रिएक्शन हुई तो क्या मिला, 3 डिग्री अमाइन। और तो और आपने अगर ढंग से चीजें पढ़ी हैं तो आपको पता चलेगा कि इसमें रिएक्शन और हो जाएगी CH3Cl की। कैसे हो जाएगी सर, क्योंकि ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बना देगा भाई। तो ये अगर आप ढंग से देखोगे तो ये CH3, ये CH3, ये CH3 और ये CH3, तो ये रिएक्शन फिर यहाँ पर जाके रुकती है, इसको हम बोलते हैं QaS। इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव और बाहर से Cl नेगेटिव, तो ये आपका क्या बन जाएगा, QaS। बोलो तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो अब आप प्रोडक्ट डायरेक्ट बनाओगे, ठीक है, इतना लपड़ चप्पड़ में नहीं पढ़ना। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, अगर ये अपन ने क्या लिया है, ये 1 डिग्री अमाइन लिया है और CH3CL अपन ने ले लिया, एक्सेस में ले लिया, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, कुछ नहीं होगा सर, ये CH3 ग्रुप इसमें जुड़ता जाएगा, है ना। तो ये तो ऐसा ही रहेगा, है ना। CH3 जुड़ते जाएगा, कितने जुड़ जाएंगे, दो हाइड्रोजन को हटके तो जुड़ ही जाएंगे, लेकिन एक और तीसरा भी जुड़ जाएगा और इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, बाहर से आ जाएगा Cl नेगेटिव। तो आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, QaS, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट मिलेगा। लेकिन कंडीशन क्या है, ये एक्सेस में होना चाहिए, तब ये रिएक्शन होगी। ठीक है भाई, क्लियर है ये बातें। तो दिस वाज अबाउट ऑल अबाउट एल्काइलेशन। अब अगर मैं बात करूं किसकी, तीसरी रिएक्शन हमारी आती है एसाइलेशन। असाइलेशन में हम क्या करते हैं, असाइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन करते हैं। क्या होता है सर एसाइल ग्रुप, COCl, ये जो ग्रुप है, या COCH3 कह सकते हो एक्चुअली। COCl नहीं होता, COR। ये जो ग्रुप है ये एसाइल ग्रुप होता है। अब एसाइल ग्रुप आपको बहुत चीजों में मिल सकता है, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर पढ़ दिया है तो। जैसे एसिड, तो रिएजेंट आप क्या यूज कर सकते हो, आपको यहाँ से ये पता चल जाएगा। अगर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर पढ़ा है तो आपको क्लिक कर जाएगा, मतलब बता तो मैं यहाँ भी दूंगा।
लेकिन अगर वो पढ़ा है अच्छे से तो उसमें आपको क्लिक करेगा डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड या ऑयल क्लोराइड जिसको हम बोलते हैं, उसका आप यूज कर सकते हो, RCOCl। आप एसिड एनहाइड्राइड का यूज कर सकते हो, ये भी अगेन डेरिवेटिव है ना, RCOO COR। आप एस्टर का यूज कर सकते हो, RCOOR। तो ये रिएजेंट्स हैं, है ना, इनका आप यूज कर सकते हो, अमाइड का नहीं कर सकते, लेकिन इनका कर सकते हो, क्योंकि इन सभी में आप देखोगे तो COR ये ग्रुप आ रहा है, आप देखो COR ये ग्रुप आ रहा है, यहाँ पे भी देखो COR, और ये ग्रुप हम इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं। सो दीज आर योर रिएजेंट्स, है ना, इनका यूज हम कर सकते हैं। असाइलेशन 1 डिग्री अमाइन में अगर कराओगे तो हो जाएगा, 2 डिग्री अमाइन में अगर कराओगे तो हो जाएगा, 3 डिग्री अमाइन में अगर कराओगे तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 3 डिग्री अमाइन के पास हाइड्रोजन अब्सेंट होता है। हाइड्रोजन इज अब्सेंट, तो 3 डिग्री अमाइन में आपका एसाइलेशन तो नहीं हो सकता। 1 डिग्री और 2 डिग्री में एरोमेटिक हो चाहे एलिफेटिक हो आप करा सकते हो, 3 डिग्री अमाइन में नहीं। तो इसका मतलब क्या पता चला कि एसाइलेशन के लिए एक हाइड्रोजन का होना बहुत जरूरी है। ऐसा एल्काइलेशन में नहीं था, क्योंकि एल्काइलेशन में वो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट तक बना रहा था, तो 3 डिग्री में भी रिएक्ट कर जाता। लेकिन यहाँ 3 डिग्री में रिएक्शन नहीं कर पाएगा। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो ये क्या बना, देखो ये 3 डिग्री अमाइन बना था, इस 3 डिग्री अमाइन में भी ये रिएक्ट करके इसने QAS बना दिया। तो एल्काइलेशन में ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये अपना एसाइलेशन है, एसाइलेशन में गड़बड़ है, दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन का होना जरूरी है, और 3 डिग्री अमाइन में हाइड्रोजन होता ही नहीं है, तो ये रिएक्शन नहीं करेगा। इसका प्रोडक्ट क्या बनता है बंधु? प्रोडक्ट बनता है इसका अमाइड। ये 3 डेरिवेटिव है कार्बोक्सिलिक एसिड के, और अगर इन रिएजेंट्स का आप यूज करते हो तो आपको चौथा डेरिवेटिव मिल जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, जिसको अमाइड बोलते हैं। अमाइड क्या होता है? अमाइड होता है ये RCONH2, ये अमाइड होता है, प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, है ना। इसकी बाकी एक कंडीशन है, बहुत फ्रिक्वेंटली आज कंडीशन है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो एक रिएक्शन हम करा लेते हैं। तो जैसे मैं लेता हूँ इथेनामाइड, और इसकी रिएक्शन लेट से हम करा देते हैं, जो भी रिएजेंट दिए थे कोई सा भी पकड़ लो। ये एसिड क्लोराइड अपन ने ले लिया। सारा खेल हाइड्रोजन का है, ये तो आप समझ ही गए। यहाँ पर हमको एक बेस डालना पड़ेगा, बहुत ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। होगा क्या, हाइड्रोजन यहाँ से H पॉजिटिव की फॉर्म में निकलेगा, तो बॉन्ड इधर को क्लीव होगा, और यहाँ से Cl नेगेटिव निकलेगा। मैं आपको खोल के दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा बनेगा, C2H5, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव, एक हाइड्रोजन, और ये एक क्या मिल जाएगा, H पॉजिटिव, और इधर से क्या मिलेगा, CH3CO पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो भाई प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, यहाँ से HCl मिल जाएगा, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे। क्लियरली दिखा दिया मैंने आपको। तो क्या बन जाएगा, C2H5NH, और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा,
COCH3। तो आपको दिख रहा होगा RCONH2 होता है, तो ये भी आपका कहीं ना कहीं है तो अमाइडी। H को हटा के बस C2H5 है यहाँ पर, तो इसको भी हम अमाइडी बोलेंगे, क्योंकि ये R ग्रुप हो गया, ये CO हो गया, फिर NH2 होते हैं, एक H की जगह C2H5 है, इवेंचुअली है वो अमाइडी। प्लस आपको क्या मिलेगा, HCl मिलेगा। अब भाई ये बेस का काम यही था कि ये रिएक्शन में ना इक्विलिब्रियम आ जाता है। क्या आ जाता है, इक्विलिब्रियम। अगर इस बेस को अपन इस एसिड जो फॉर्म हुआ है इसको अगर अपन नहीं हटाते तो ये रिएक्शन रिवर्स चले जाएगी, जो अमाइड बना है वो भी नहीं रहेगा, तो प्रोडक्ट बनाने का फायदा क्या। तो अपन बेस इसलिए डालते हैं ताकि काम पड़ने पे ये जो बेस है ना, ये रिएक्ट कर जाए इस HCl एसिड के साथ। क्यों डालते हैं कहा मैंने, ताकि ये जो बेस है ये रिएक्ट कर जाए इस एसिड HCl के साथ, और आपको एसिड प्लस बेस की एक रिएक्शन देखने को मिले। एसिड प्लस बेस हो जाएगा, और क्या हो जाएगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिससे ये एसिड गायब हो जाएगा और ये रिएक्शन का इक्विलिब्रियम जो है फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो के इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, है ना भाई। तो ये हमें पता होना चाहिए। अब एक कंडीशन मैं आपको बता रहा हूं, इसको हमेशा ध्यान में रखना। डायरेक्ट पूछता है। यहां पर एक कंडीशन है कि बेस, जो भी आपका बेस है वो स्ट्रोंगर देन अमाइंस चाहिए। है ना। फॉर एग्जाम्पल पिरिडीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है भाई, इसको प्लीज ध्यान में रखना। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं सर, देखो आपको, आपने बेस तो दिया, कहा उससे जो एसिड बन रहा है वो एलिमिनेट हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑब्वियसली यहाँ पर हो जाएगी। तो फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी रिएक्शन, आपने ये कहा, हमें समझ में आया, इसमें कोई अलग बात नहीं है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन ये बेस अमाइन से स्ट्रॉन्गर क्यों चाहिए भैया, सुन, अमाइन तो खुद ही बेसिक नेचर का है। तो अगर उस अमाइन में इतनी कैपेबिलिटी होती कि वो इस HCl को एलिमिनेट कर पाए, तो हम बेस लेते ही क्यों। तो इसलिए हम ऐसा बेस ले रहे हैं जो अमाइन से स्ट्रॉन्गर हो, ताकि जो काम अमाइन नहीं कर पाया वो बेस कर ले। ठीक है। ये एल्काइलेशन के बाद हमने एसाइलेशन रिएक्शन को कर लिया है। यू कैन चेक दिस आउट। 3 रिएक्शन अभी तक हमने पढ़ी है, एक बार अपन थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा है बेसिक करेक्टर। दूसरा अल्काइलेशन। तीसरा असाइलेशन। ये बहुत बेसिक सेट ऑफ रिएक्शन है। ये आपको मुंह जुबानी याद होनी चाहिए। मेन रिएक्शन सब मैं आपको बताऊंगा, अभी से आएंगे, शुरू होंगी। अच्छा, आप जैसे मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, प्रूफ ऑफ बेसिक नेचर ऑफ अमाइन, क्या आप दे पाओगे कि अमाइन बेसिक नेचर है, इसका प्रूफ क्या है आपके पास। प्रूफ पूछ रहा हूं मैं, प्रूफ। ये नहीं कि सर इसके पास तो लोन पे और ये तो बेस होगा, नहीं।
है, सबको पता है। प्रूफ क्या है? केमिस्ट्री में प्रूफ का मतलब होता है रिएक्शन। और मैंने अभी बताया एसिड प्लस बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देते हैं। तो यहाँ पर अमाइन नहीं दे पा रहा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्योंकि वो रिएक्शन में यूज भी हो रहा है। लेकिन अगर इन जनरल आप किसी एसिड की रिएक्शन कराओगे अमाइन के साथ तो वो सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म करेगा। और मेरे ख्याल से इसी रिएक्शन को है ना अपन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। देखिए भाई, चौथी रिएक्शन की तरफ हम बढ़ते हैं यहाँ से, जिसको हम बोलते हैं कार्बिल अमाइन रिएक्शन। ध्यान से सुनना और बस सुनते रहना, बढ़िया मजा आएगा। कार्बिल अमाइन रिएक्शन जो है इसका रिएजेंट जस्ट लाइक रिमेंटिमन होता है। रिमेंटिमन रिएक्शन हम पढ़ते हैं। इसका जो रिएजेंट है वो ही इसका रिएजेंट होता है। तो इसका रिएजेंट क्या होगा आप बता सकते हो? क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस NaOH। कोई बेस हमको चाहिए होता है। ये क्लोरोफॉर्म है ना? और यहाँ पर हमें एक बेस मिला है। कार्बिल अमाइन रिएक्शन में रिएजेंट की बात सर आपने कर दी। रिएजेंट इसका होता है जस्ट लाइक रीमेंटिमन रिएक्शन। रिएजेंट तो क्लियर हो गया सर। रिएक्टेंट क्या है? रिएक्ट कौन करेगा? तो कार्बिल अमाइन रिएक्शन एक डिटेक्शन टेस्ट होता है। क्या होता है? एक डिटेक्शन टेस्ट होता है। एक टेस्ट है ये। किसके लिए? प्राइमरी अमाइन के लिए। तो यहीं से क्लियर हो गया। क्या 1 डिग्री अमाइन कार्बिल अमाइन रिएक्शन को देगा? बिल्कुल देगा। क्या 2 डिग्री अमाइन देगा? बिल्कुल नहीं देगा। और क्या 3 डिग्री अमाइन देगा? नहीं देगा भाई। तो मतलब आप, अगर मैं आपको एक मिक्सचर दे दूं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइंस का, तो आप समझ पाओगे कि जो ये मेरा कार्बिल अमाइन रिएक्शन है ये सिर्फ 1 डिग्री अमाइन देता है। तो मैं वहां से उसको अलग से सेलेक्ट कर सकता हूँ। इस रिएक्शन की खास बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि ये फाउल स्मेल निकालता है। अगर 1 डिग्री अमाइन से इसकी रिएक्शन हो जाती है तो ये फाउल स्मेल निकालता है। तो इसको फाउल स्मेल टेस्ट भी कहते हैं। दिया होगा क्वेश्चंस में, अ कंपाउंड ऑन रिएक्शन विद दिस गिव्स फाउल स्मेल। तो आपको समझना है कि अगर रिएजेंट ये है, फाउल स्मेल निकल ली है, मतलब प्राइमरी अमाइन होगा जो भी दिया हुआ कंपाउंड है ना? जब भी प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्शन होगी तो फाउल स्मेल निकालता है। अगली चीज, इस रिएक्शन में बस ये ध्यान में रखना है, मंत्र बना लो इसको, NH2 हटाओ, NC लगाओ। मतलब क्योंकि 1 डिग्री अमाइन ही दे रहे हैं तो उनका NH2 आपको हटाना है और उसकी जगह NC लगा देना है ना? तो इसको NC यानी कि इसको क्या बोलेंगे? आइसोसाइनाइड। NC का नाम क्या होता है? आइसोसाइनाइड होता है। तो इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं। इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं। तो कार्बिल अमाइन के भैया 3 नाम है। कार्बिल अमाइन टेस्ट, फाउल स्मेल टेस्ट या आइसोसाइनाइड टेस्ट। ये तीनों आपको पता होने चाहिए। और मंत्र भी इस रिएक्शन का याद कर लो कि NH2 हटाओ और NC लगाओ। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, CH3NH2 प्लस CHCl3 NaOH एक्वस लेते हैं इसको जनरली। बताओ क्या होगा? CH3NCH
3CH3 CHCl3 प्लस NaOH एक्वस। बताओ क्या होगा। तो बंधु यहां से बस आपको NH2 हटाना है, NC लगाना है। हीट भी करते हैं, हीट भी करते हैं। यहां से आपको NH2 कहाँ है सर? है ही नहीं। क्या ये 1 डिग्री अमाइन नहीं है? नहीं सर, ये तो 1 डिग्री अमाइन है ही नहीं, तो इसको काट दो। ये मंत्र आपका हर जगह हेल्प करेगा भाई। अगर NH2 नहीं दिख रहा तो रिएक्शन होगी भी नहीं, क्योंकि वो 1 डिग्री अमाइन है नहीं। तो बस ये आप ध्यान में रखोगे तो आपको बहुत फायदा हो जाएगा, एंड इट इज गारंटेड। तो नाम ध्यान में रख लेना, कार्बिलमाइन, आइसोसाइनाइड या फाउल स्मेल टेस्ट। 3 नाम होते हैं इसके। और इस रिएक्शन का जो मूल मंत्र है, जो गुरु मंत्र है इस रिएक्शन का, NH2 हटाओ, NC लगाओ। दैट्स इट। ये होती है बहुत इंपॉर्टेंट आपकी कार्बिलमाइन रिएक्शन। उसके बाद हम देखेंगे रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। 5 है, मैं कराऊंगा इसको, है ना। बट मैं चाहता हूँ कि देखो, एल्काइलेशन एसाइलेशन बेसिक स्ट्रेंथ है तो इजी थे। नाइट्रस एसिड के साथ भी हम रिएक्शन देखेंगे, बट बाकायदा उससे पहले हमें क्या करना चाहिए पता है? कार्बिलमाइन को रिवाइज, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। छोटी सी जगह में मैंने समराइज कर दी है ना। सो ऐसी कोई दिक्कत इसमें है नहीं। देख लो आप। शुड आई चेंज द पेज? देख लो भाई, इट इज लिटरली दिस रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट, है ना। अदरवाइज आई हैव नॉट फोकस्ड लाइक दिस ऑन दिस रिएक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, ये आपको अभी याद हो जानी चाहिए। नाइट्रस एसिड कराऊंगा, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड कराऊंगा, हिंसबर्ग रिएजेंट, वो भी हो जानी चाहिए। फिर उसके बाद आपका ये फ्रेडल क्राफ्ट वाली है, वो तो इजी है, वो मैं बता दूंगा, है ना। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हाँ भाई, सो एज एक्सपेक्टेड, होप कि ये रिवाइज आपका हो गया होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। और सबसे पहले समझो ये बात कि नाइट्रस एसिड जो है इसको इन सीटू प्रिपेयर किया जाता है। इन सीटू प्रिपरेशन का मतलब होता है कि जब हम रिएक्शन कर रहे हैं तभी हम इसको प्रिपेयर करेंगे, पहले बना के नहीं रख सकते। ठीक है, पहले बना के नहीं रख सकते। कैसे बनता है बात करें उसकी, तो जब हम NaNO2 को HCl के साथ मिलाते हैं तो यहां से NaCl निकल जाता है और आपको मिलता है आपका नाइट्रस एसिड HNO2। या तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, या बहुत बार इसको होनो HONO भी लिखा जाता है। लेकिन प्रिपरेशन का जितना भी फंडा है भाई, है ना, आई एम सेइंग लिटरली जितना भी फंडा है, वो सारा का सारा कैसा है? इन सीटू प्रिपरेशन वाला है। अब रिएक्शन एक एक करके देखते हैं। अगर पहले बात करें इसमें हम किसकी, प्राइमरी अमाइंस की, बड़ा आसान है, बड़ा ही आसान है। RNH2 ये प्राइमरी अमाइंस है हमारे। इसको हमें किसके साथ रिएक्शन करानी है? नाइट्रस एसिड। या तो NaNO2 प्लस HCl लिखा होगा, या सिंपल लिखा होगा HNO2 या होनो। जो भी लिखा हो आपको उससे मतलब नहीं है। आपको बस क्या करना है, प्राइमरी अमाइन के लिए बता रहा हूं बस, HNO2
O2 है ना, यानी कि 2 बार O। थोड़ा सा ना अच्छे से लिख देता हूँ ना, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। देखो कैसे लिखना है, HNO2 है तो ऐसे लिख लो, HNO2, यानी कि 2 बार, बस सीक्वेंस के साथ। अब इनको तोड़ के कंपाउंड्स बना लो, RHO क्या बन गया ये, ROH एल्कोहल, प्लस N और N क्या बन जाएगा, N2 नाइट्रोजन गैस, प्लस H2 और O क्या बन जाएगा, पानी 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 H2O। ध्यान रहे ये जो नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, इसका मेजरमेंट या इसको मेजर्ड बाई, इसको मेजर किया जाता है किससे, केजल डाल्स मेथड से, है ना। किससे मेथड मेजर किया जाता है, केजल डाल्स मेथड से। आपको ध्यान रहना चाहिए, मेरे ख्याल से रह जाएगा। और अगली रिएक्शन आप देखो, अगर हम बात करते हैं किसकी, सेकेंडरी अमाइंस की। सेकेंडरी अमाइंस की, तो सेकेंडरी अमाइंस के लिए जिनको हम बोलते हैं R2NH, तो उनको हम ऐसे लगा सकते हैं RNHR, ऐसे कुछ लगा सकता हूँ। और इसमें फिर मैंने क्या डाल दिया, HNO2। ध्यान से सुनना, अब यहाँ पर ना बड़ा स्पेशल काम होगा, HNO2 को आपको यहाँ पर थोड़ा सा तोड़ के लिखना पड़ेगा, HONO इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, आपको क्लियरली विजिबल होगा कि यहाँ से पानी निकल जाएगा भाई। तो प्लस H2O तो कर ही दो, और RNR, लेकिन यहाँ से NO ग्रुप इसमें ऐड हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रो ग्रुप इसमें ऐड हो जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं नाइट्रोसोअमाइन। इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोसोअमाइन। ये सेकेंडरी अमाइन हो गया। अगली चीज, टर्शरी अमाइन। भैया होता ऐसा है, टर्शरी अमाइन में यूजुअली नो रिएक्शन, ठीक है। लो, इसमें डाला HNO2, तो प्रोडक्ट क्या मिला, कद्दू। कोई रिएक्शन नहीं होगी, बट एक्टिवेटिंग का खेल थोड़ा सा अलग सा चलता है ना। एक्टिवेटिंग का खोल थोड़ा सा अलग सा चलता है, उसको हम समझेंगे रिंग कंपाउंड्स में। अभी हमने बेसिक प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन की रिएक्शन देख ली नाइट्रस एसिड के साथ में। सेकेंडरी जो है वो नाइट्रोसोमाइन बनाता है, प्राइमरी अल्कोहल बनाता है। ये देखो प्राइमरी ने अल्कोहल बनाया था, ये क्या है, अल्कोहल। सेकेंडरी नाइट्रोसोमाइन बनाता है, टर्शियरी यूजुअली रिएक्शन नहीं देता। इफ एराइल, आर को अगर हम क्या ले रहे हैं, एराइल ले लें, तो फंडा बिल्कुल ही चेंज हो जाता है भाई। जैसे आपको मैं प्राइमरी अमाइन का एग्जांपल देता हूँ RNH2, लेकिन अब ऐसा है कुछ एग्जांपल, तो ये क्या है, ये तो एनिलीन है। और ये रिएक्शन हम पहले चैप्टर से पढ़ते आते हैं कि एनिलीन में अगर NaNO2 प्लस HCl या HNO2 का कोल्ड कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में अगर टेम्परेचर आप 0 से 5 डिग्री सेल्सियस दे दो, फिर तो ओए होए 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 हो जाती है, और ये बन जाता है आपका N2Cl। ये क्या है, ये डाई एजोनियम सॉल्ट है ना। Cl लगना ना लगना वो अलग बात है, लेकिन डाई एजोनियम तो बन जाता है भाई, डाई एजोनियम तो बन जाता है ना। डाइजोनियम कैसे बनता है, क्योंकि HNO2 अगर आप नहीं लोगे और मान लो आपने ऐसे लिया NaNO2 प्लस HCl, तो इसके पास तो Cl है, तो ये डाइजोनियम बना देता है। ये आपको नॉर्मल रिएक्शन से थोड़ा सा अलग है, तो इसलिए ये रिएक्शन इंपोर्टेंट बन जाती है। सिमिलरली
3 डिग्री भी यहाँ पर रिएक्शन कर जाता है अगर 3 डिग्री एक्टिवेटिंग ग्रुप इसमें अगर प्रेजेंट होगा तो। वो कैसे सर, जरा समझना। ये एरिलमाइन है, ये नाइट्रोजन है, ये CH3 है, ये CH3 है। ये दोनों डोनेटिंग ग्रुप हैं भाई। अगर डोनेटिंग ग्रुप हैं तो नाइट्रोजन पे ये लोन पेयर बढ़ाएंगे, नाइट्रोजन प्लस एम इफेक्ट दिखाएगा, ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएगा। तो इसका रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा कि इसके दो प्रोडक्ट बन जाते हैं, एक ऑर्थो वाला एक पैरा वाला। पैरा वाला एज ऑलवेज मेजर होता है। कहाँ गया? अच्छा, हट गया क्या? पूरा ही डिलीट कर दिया? अरे यार, चलो। हाँ, हम थे एराइल में। अगर आर को हम एराइल ले लेते हैं तो प्राइमरी अमाइन हो या सेकेंडरी अमाइन हो, है ना। सेकेंडरी अमाइन में तो ऐसा कुछ रिएक्शन दी ही नहीं एनसीईआरटी में, तो इसकी चर्चा नहीं करेंगे। प्राइमरी की करते हैं। प्राइमरी में हमारे पास एनिलीन की रिएक्शन आती है। HNO2 लिखा होगा या फिर लिख दिया होगा NaNO2 प्लस HCl। तो ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2Cl कुछ ऐसे बन जाता है। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द रिएक्शन। बट मैं बात कर रहा हूँ टर्शरी वाले की, है ना। टर्शरी में एक्टिवेटिंग अगर होगा, जैसे आप यहाँ पर देखो, ये R ग्रुप है, ये नाइट्रोजन है, इससे दो CH3 मैंने जोड़ दिए। अब ये CH3 इसको डोनेट करेंगे तो इसके ऑर्थो पे और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज़्यादा रखेंगे। तो ये एक्टिवेटिंग ग्रुप्स की तरह काम कर रहे हैं, तो A लिख देते हैं यहाँ पे। तो जब रिएक्शन होगी तो मैं कह रहा था इसके दो प्रोडक्ट बनेंगे, क्योंकि ऑर्थो पे और पैरा पे डेंसिटी सारी की सारी जा रही है। तो इसको तो कोई नहीं छेड़ा, इसमें तो ये CH3 ऐसा ही रहा, है ना। इनके सपोर्ट की वजह से एक्चुअली हो क्या रहा है, नाइट्रोजन प्लस एम इफेक्ट ज़्यादा अच्छे से शो कर पा रहा है अपना, क्योंकि लोन पेयर है तो वो रिंग में डाल रहा है रेजोनेंस में, है ना। बस ग्रुप्स ऐड हो जाएंगे। आपने क्योंकि क्या डाला है, HNO2 डाला है, तो उसको उसी तरीके से लिखना है। कैसे? ऐसे। तो NO आपका ऐड हो जाएगा यहाँ पे, है ना। ONO, NO, NO। ये पैरा वाला है तो ये कैसा बनता है, मेजर बनता है। थोड़ा सा इसमें हिंड्रेंस कम होती है क्योंकि ये आसपास है, तो यहाँ पर रिपल्शन होगा, यहाँ पर रिपल्शन नहीं होता अपना। ठीक है, तो ये रिएक्शन है नाइट्रस एसिड के साथ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी के। एलिफेटिक वाले केस ध्यान में रखना, ये एरोमेटिक वाला या एराइल वाला केस है, इसको थोड़ा सा अलग से ट्रीट कर लेना भाई। ठीक है, अगली चीज देखते हैं। रिएक्शन विथ BSC, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ये BSC ऐसा इसका कोई नाम नहीं होता, अपनी एक शॉर्ट ट्रिक है, थोड़ा सा हाईलाइट हो जाता है नाम। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड कैसा होता है ना। आजकल तो वैसे भी पैराटोल्यूइन सल्फोनिल क्लोराइड का अपन यूज करते हैं। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड ऐसा होता है। बेंजीन ये सल्फोनिल ग्रुप और एक क्लोराइड, यहीं पे साइड में लिख लो। नाउ अडेज पैराटोल्यूइन सल्फोनिल
क्लोराइड इज यूज्ड, कैसा होता है ये आजकल हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, इसकी कोई नॉलेज एनसीईआरटी में आपको नहीं दी गई है। सो आप भी लिमिट हो जाए थोड़ा सा, और रेदर देन फालतू नॉलेज जुटाने से इन्हीं के जितना नॉलेज है उसी को क्वेश्चन में अप्लाई करने की कोशिश करो तो फायदा होगा। अब देखो यहाँ पर बीएससी के साथ रिएक्शन में आपको मैं कुछ चीज़ बताता हूँ, बहुत जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाइट्रस एसिड वाले में भी आई होप कि ये दिख रहा हो। तो देखना बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड में आपको खास बात क्या है, यहाँ पर आपको समझना है सारा खेल हाइड्रोजन का है। कैसे? देखो ऐसा होता है कि जैसे 1 डिग्री अमाइन है, तो इसके पास कितने हाइड्रोजन होते हैं, 2 हाइड्रोजन होते हैं। NH2 लिखते हो ना, RNH2, 2 हाइड्रोजन होते हैं। तो उसमें से एक हाइड्रोजन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करने के लिए चाहिए, वो तो पक्का ही चाहिए, ठीक है। और इसके पास एक हाइड्रोजन रिमेनिंग है, और भैया अगर एक हाइड्रोजन इसके पास है तो जिसके पास हाइड्रोजन है और वो अगर उसको लिबरेट कर सकता है तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा, एसिड की तरह। कैन एक्ट एज एसिड, तो अगर बेस में डालोगे तो रिएक्शन देगा। यानी कि 1 डिग्री, क्या मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बीएससी के साथ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा? बिल्कुल करेगा। अब एक हाइड्रोजन तो इसका रिएक्शन में यूज हो गया, लेकिन एक हाइड्रोजन अभी भी बचा है। तो क्या इसका जो प्रोडक्ट है ना, इस प्रोडक्ट में आप जानते हो कि 1 हाइड्रोजन रिमेनिंग है, क्या ये बेस या एल्कली, वाटर सॉल्युबल बेस को एल्कली बोलते हैं, सॉल्युबल होगा? बिल्कुल होगा। पहला पॉइंट ये रहा। दूसरी चीज, अगर मैं 2 डिग्री अमाइन को पकड़ूं तो ये नाइट्रोजन हो गया, ये 2 R जुड़े होंगे और एक ही इसके पास क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। तो इसका एक हाइड्रोजन तो बीएससी के साथ रिएक्ट करने में यूज हो जाएगा, और इसके पास रिमेनिंग कितने हैं, 0 हाइड्रोजन। तो क्या इसका जो प्रोडक्ट है वो बेस सॉल्युबल होगा? नहीं होगा। अभी इसको अच्छे से और समझेंगे हम। जैसे हमारे पास टर्शरी अमाइन है, लास्ट केस, क्या इसके पास एक भी हाइड्रोजन है? नहीं है। तो क्या ये बीएससी बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट भी कर सकता है? रिएक्ट ही नहीं कर सकता सर ये तो हम पहचानेंगे कैसे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी को? ये एक टेस्ट हो गया, फिर बीएससी का एक टेस्ट हो गया बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का, जहां हम प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस का आइडेंटिफिकेशन कर रहे होंगे। हम ये देखेंगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन तो रिएक्शन दे देंगे, पर टर्शरी अमाइन रिएक्शन नहीं देगा, तो उसको पहले ही आप एलिमिनेट कर दो। अगली चीज, प्राइमरी अमाइन का जो प्रोडक्ट बनेगा वो उसमें एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, तो वो बेस सॉल्युबल होगा, तो आप पहचान जाओगे कि वो प्राइमरी अमाइन है। और जो सेकेंडरी अमाइन का जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें हाइड्रोजन 0 होंगे, तो वो बेस सॉल्युबल नहीं होगा, बेस इनसॉल्युबल होगा। इसको मैं शॉर्ट तरीके से यहाँ पर लिख देता हूँ। मान लो आपको एक क्वेश्चन की फॉर्मेट में ही मैंने दे दिया, आपको मैंने 3 टेस्ट ट्यूब्स दिए हैं, है ना।
एक में है आपका 1 डिग्री अमाइन, एक में है आपका 2 डिग्री अमाइन, और एक में है आपका 3 डिग्री अमाइन। मैंने पूछा आप इसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे, हाउ विल यू आइडेंटिफाई। सर पहले कार्बिल अमीन पड़ी थी, क्या उसको भी लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हो भाई, लेकिन कार्बिल अमीन सिर्फ 1 डिग्री का आइडिया देगा, 2 डिग्री और 3 डिग्री को कैसे डिफरेंशिएट करोगे? तो उसके लिए बेस्ट मेथड है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। हाँ, सिर्फ 1 डिग्री को अलग करना है तो उसके लिए बेस्ट मेथड है फिर कार्बिल अमीन। तो आपने क्या करा, एक एक चम्मच इसमें बीएससी को डाला, यानी कि बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को डाला, बीएससी को डाला। अपन ने क्या देखा कि इस टेस्ट ट्यूब में कोई रिएक्शन ही नहीं हुई, तो हमने क्या बोल दिया, डियरफॉर ये 3 डिग्री अमाइन होगा। इनमें ये रिएक्ट करे, बिल्कुल करे भैया, ये भी रिएक्ट करा, और इसका प्रोडक्ट बना कुछ, और इसका भी कुछ प्रोडक्ट बना। लेकिन इसके प्रोडक्ट में एक हाइड्रोजन रिमेनिंग है, इसके प्रोडक्ट में 0 हाइड्रोजन रिमेनिंग है। तो जब मैंने फिर दोनों में बेस डाला तो ये घुला नहीं, इनसॉल्यूबल। तो अपन ने क्या कहा कि ये कैसा होगा, ये 2 डिग्री अमाइन होगा। और ये सॉल्यूबल, ये बेस में घुल गया, तो अपन ने क्या कहा कि ये कैसा होगा, ये 1 डिग्री अमाइन होगा भाई। इतनी सी बात है। आओ कुछ रिएक्शन करते हैं। ठीक है, 2 मिनट मेरे को देना, शायद स्लाइड्स जो है वो थोड़ी सी फुल हो गई है ना। इनको अपन को एडजस्ट करना पड़ेगा। 2 मिनट देना भाई, ठीक है। वेट वेट वेट। चलिए, आई होप दैट आई एम विजिबल, यस, क्वाइट विजिबल। क्या ये चीज आपको विजिबल थी? यस, अगेन क्वाइट विजिबल। चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये हमने कुछ जनरल बातें करी, अभी हम इसके एग्जाम्पल कर लेते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए, है ना, मेन चीज वो है। और ये हमने क्या ले लिया अपना, बीएससी ले लिया। जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो एक हाइड्रोजन तो रिएक्शन के लिए ही चाहिए, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा पता है आपको, यहाँ से H, यहाँ से Cl, HCl निकल जाएगा। और ये SO2 ऐसा ही रहा, इसकी एक वैलेंसी खाली जो कि इस C2H5 के साथ, अच्छा यहाँ पे नाइट्रोजन भी तो होगा, जुड़ जाएगी, सॉरी माय मिस्टेक। है ना, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहाँ पर नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन और C2H5। देख रहे हो इसमें एक हाइड्रोजन जो है वो बचा है, तो ये बेस सॉल्यूबल होगा। ठीक है, बेसिक फंडा है, बेसिक फंडा है। पहला एग्जांपल। सर बेस में कैसे सॉल्यूबल होगा, वो रिएक्शन नहीं है भाई आपकी, आप समझते उस बात को समझिए कि क्या दिया गया है सिलेबस में और क्या नहीं दिया गया है।
इन्हीं रिएक्शन से इतनी खतरनाक रिएक्शंस बन सकती हैं आपकी। ये अब कैसा अमाइन है सर? ये 2 डिग्री अमाइन है, तो एक हाइड्रोजन तो रिएक्शन के लिए लगेगा भाई, और यहाँ से Cl निकलेगा। NCH3C2H5, ये प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन ये कैसा होगा? बेस इनसॉल्युबल होगा। वो 1 डिग्री का एग्जाम्पल, ये 2 डिग्री का एग्जाम्पल, एक चलो 3 डिग्री का भी दे देते हैं। सर यहाँ से Cl निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा? क्या कद्दू निकलेगा क्या? यहाँ तो कुछ हाइड्रोजन ही नहीं है, तो नो रिएक्शन। ठीक है भाई, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो मेरे ख्याल से आपको आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बाकी अपन लास्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं, जो कि है ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन लविंग। है ना भाई? इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रो मतलब हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन, और फिलिक मतलब हो जाएगा लविंग। तो इलेक्ट्रॉन लविंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जो भी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन को लव करेगी वो इस रिएक्शन को देगा। क्यों? ये रिएक्शन होती है एनिलीन्स के साथ। एनिलीन के पास आप देख रहे हो कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, अगर ये अपना लोन पेयर इधर देता है तो ये प्लस एम इफेक्ट शो करता है, जो कि रेजोनेंस में जाएगा, तो ऑर्थो पे और मेरे भाई पैरा पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होता है? बड़ा फायदा हमें हो जाता है। फायदा इन द सेंस ये हो जाता है कि अब ये बेंजीन की रिंग पहले से ही इलेक्ट्रॉन रिच होती है, और ऊपर से कोई और इलेक्ट्रॉन देने वाला भी मिल गया, तो इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रॉन हो जाता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लोडेड रिंग हो जाती है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज होगी वो इस पे आके जरूर अटैक करती है। तो इसकी कुछ रिएक्शंस होती हैं, जैसे आपका ब्रोमिनेशन। ध्यान रहे AlCl3 हम इसमें कभी नहीं डालते हैं, है ना, क्योंकि वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देता ही नहीं है, तो ऐसी चीजें आपको डालनी नहीं है। क्यों? अभी मैं हमको उसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेंगे। ब्रोमीन वाटर में आपने डाला, अब मैंने कहा कि ये प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है, तो वेरी हाईली एक्टिवेटिंग कहोगे कि आपका ये ग्रुप है भाई, बहुत हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है आपका, है ना। मतलब यू कैन जस्ट इमेजिन ये इतना हाईली एक्टिवेटिंग है, तो होगा क्या? रिप्लेसमेंट कुछ ऐसे होगी कि यहाँ NH2 रहेगा और ब्रोमीन तीनों जगहों पर लग जाएगा भाई, क्योंकि आप जानते हो कि ये इलेक्ट्रॉन जो देगा तो डेंसिटी कहाँ पे बढ़ेगी? ऑर्थो पे और पैरा पे, बस, क्योंकि एक्टिवेटिंग ग्रुप है ना। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये आपका क्या बन जाएगा? 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। सर लेकिन हमें तो ऐसा करना ही नहीं था, हम क्या चाहते हैं नाउ? चलो ये भी बन गया, अच्छी बात है। नाउ वी वांट मोनो सब्स्टिट्यूशन, हम सिंगल सब्स्टिट्यूशन चाहते हैं। तो भाई उसका एक ही कारण हो सकता है, उसका एक ही आप कहोगे रीजन हो सकता है कि आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा, पैरा में वाला मेजर प्रोडक्ट बनेगा। आप इसकी एक्टिवेटिंग पावर को कम कर दो। और एक्टिवेटिंग पावर कम कैसे होगी? कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, प्लस एम वाला एक ग्रुप है, आप एक माइनस एम वाला ग्रुप लगा दो, तो उसके लिए हम कराते हैं एसिटाइलेशन रिएक्शन। एसिटाइलेशन रिएक्शन अभी पढ़ के आए हैं अपन पीछे, है ना। CH3COCl, NHCOCH3, ऐसे ये कुछ रिएक्शन हो जाएगी, और ये जो प्रोडक्ट बनेगा, अब ये एक्टिवेटिंग तो होता, लेकिन अब ये लोन पेयर ना, ये
ऑक्सीजन इसको यहाँ खींच के रखेगा। तो इसकी एक्टिवेशन जो पावर थी वो अब कहीं ना कहीं कम हो चुकी है। तो अब आप इसमें रिएक्शन कराओ। है ना। नाउ इफ वी विल डू ब्रोमिनेशन, ब्रोमीन वाटर ही हम जनरली यूज करेंगे, तो आपका मोनो सब्स्टिट्यूशन होगा। और ब्रोमीन सिर्फ पैरा में जुड़ेगा क्योंकि पैरा वाला हमेशा मेजर होता है। सर लेकिन ये तो सारा खेल ही बिगड़ गया। मैंने कहा क्यों भाई? वो बोला कि सर हमने तो एनिलीन लिया था, ये तो COCH3 फ्री में मिल गया। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस हाइड्रोलाइसिस करानी है। यहाँ OH जाएगा, यहाँ H जाएगा। हाइड्रोलाइसिस मतलब H पॉजिटिव OH नेगेटिव डालोगे, H3O पॉजिटिव, वाटर के साथ कोई एसिड डालते हैं तो उसको हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। OH नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो OH नेगेटिव वाला इसके साथ जाएगा तो क्या बन जाएगा? COCH3 पॉजिटिव हो रखा है उसके साथ OH, ये बन जाएगा। प्लस H पॉजिटिव इस नेगेटिव N पे जाएगा, तो NH तो पहले से ही है ना भाई, अब क्या बनेगा? NH2 बनेगा और यहाँ पर ब्रोमीन जुड़ जाएगा। तो ये मोनो सब्स्टिट्यूशन भी आप इस तरीके से करा सकते हो। ठीक है। इसी तरीके से चलता है नाइट्रेशन भी, और इसी प्रकार से चलता है आपका सल्फोनेशन भी। तो एक एक करके उनको भी देख लेते हैं। पहला नाइट्रेशन। सर ये अपना एनिलीन है। मैं तो भाई अभी भी कहता हूँ ये प्लस M दिखाएगा, उससे मना कौन कर रहा है? तो इसकी एक्टिवेटिंग पावर काफी ज्यादा है। तो नाइट्रेटिंग में हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर का यूज करते हैं, HNO2 प्लस H2SO4। H2SO4 एज एसिड काम करता है, और HNO2 यहाँ पर एज बेस काम करता है, क्योंकि ये एक स्पेशल मिक्सचर होता है। इसका नाम क्या होता है? नाइट्रेटिंग मिक्सचर। तो होगा क्या भाई, अभी भी सब्स्टिट्यूशन कराने की इसके पास पावर तो है ही। नाइट्रेशन में NO2 जुड़ता है, तो यहाँ NO2 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 जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? 2,4,6 ट्राई नाइट्रो एनिलीन। लेकिन हमें क्या चाहिए? मोनो सब्स्टिट्यूशन। तो मोनो सब्स्टिट्यूशन अगर कराएंगे तो इसकी एक्टिवेशन पावर को अगेन क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। और हम क्या कराएंगे? पहले एसिटाइलेशन कराएंगे। मैं पूरी प्रोसेस दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। पहले अगर छूट गई तो यहाँ पर और अच्छे से कवर हो जाएगी। ये NH2 है। एसिटाइलेशन का मतलब आप इसमें क्या डाल रहे हो? RCOCl डाल रहे हो लेट से। तो ये कुछ ऐसा कंपाउंड बनाएगा, COR। तो अब यहाँ पर इसकी एक्टिवेटिंग पावर थोड़ी सी कम हो जाएगी। और अगर अब आप रिएक्शन कराओगे, COR की जगह पे आप वहां हमने CH3 लिया, आप C2H5, तो आप कुछ भी लो यार, है ना। छोटा ग्रुप लोगे तो फायदा होगा, बल्कि नेक्स्ट नहीं आती। चलिए, लेकिन वो मसला है ही नहीं यहाँ पे। तो फिर आपको क्या कराना है? नाइट्रेटिंग मिक्सचर डाला, तो क्या बन जाएगा? ये आपका NO2 बन जाएगा मेजर, क्योंकि ये क्या है? पैरा वाला प्रोडक्ट है। लेकिन ऊपर आपका NHCOR बनेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हाइड्रोलाइसिस कराओ, आपको H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलेगा। OH यहाँ जुड़ जाएगा, H यहाँ जुड़ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? इधर NO2, इधर NH2 प्लस RCOOR, ये हो जाएगा। दैट्स इट। ये नाइट्रेशन हो गया आपका। इससे पहले हमने ब्रोमिनेशन कराया था, नाइट्रेशन हो गया। एक सल्फोनेशन और करा लेते हैं अपन।
सल्फोनेशन में SO3H जुड़ता है ना। तो सेम प्रोसीजर, आप चाहो तो आप रिपीट करो, आप चाहे कुछ करो। हमें अगर प्रोडक्ट बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, NH2 पर लगाया और SO3H नीचे लगाया, ठीक है। ये प्रोडक्ट आपका बनेगा मेजर पैरा वाला, ठीक है। सारा प्रोसीजर मैं आपको समझा चुका हूँ, अगर एक्टिवेशन डीएक्टिवेशन का जो आपको करना है। इसमें ना एक ज्विटर आयन होता है। ज्विटर आयन क्या होता है, जरा ध्यान से सुनना। जब एक ही चीज में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज होते हैं, उसको हम ज्विटर आयन कहते हैं। अब जैसे ये SO3 ने अपना H रिलीज कर दिया, नीचे पे आओ जरा। SO3 ने अपना H रिलीज कर दिया, तो ये क्या बन गया, SO3 नेगेटिव और प्लस H पॉजिटिव। और NH2 तो था ही, अब ये पॉजिटिव मैंने इसको दे दिया, तो पॉजिटिव इसके सर पे चले जाएगा। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, जरा देखना। SO3 नेगेटिव, अब ये NH2 था, और इसको अब मैं क्या कर देता हूँ, NH3 पॉजिटिव। तो ये अपना क्या बन गया है, ये बन गया है ज्विटर आयन, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही रिएक्शन में है, ठीक है। अगला एक आपको नोट लिखना है, एंड दैट्स इट, कि एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस। क्यों सर? देखो, जो भी आपकी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है, उसमें आप लुईस एसिड को यूज करते हो। लुईस एसिड मतलब जो इलेक्ट्रॉन का भूखा होता है, जैसे AlCl3, इसको आप यूज करते हो। क्यों है सर ये इलेक्ट्रॉन का भूखा? भाई Al 3 बॉन्ड बना सकता है, आपने बना दिए Cl के साथ। लेकिन अगर आप देखो तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन तो कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। और ऑक्टेट के लिए होने कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत और है। तो ये इलेक्ट्रॉन का भूखा है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसलिए लुईस एसिड है। और अगर आप एनिलीन को देखो तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है। तो ये क्या कहेगा, भाई मैं तेरे को डोनेट कर देता हूँ इलेक्ट्रॉन। तो ये जब अगर आप रिएक्शन कराने भी जाओगे, तो एनिलीन ना ये NH2 के साथ रिएक्शन कर जाएगा, ये रिंग में नहीं जाने देगा। ये रिंग में जाएगा ही नहीं, ये सॉल्ट बन जाएगा। कुछ ऐसा बन जाएगा कि NH2 अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा AlCl3 को। AlCl3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ओवरऑल ये जो कंपाउंड है, ये आपका डीएक्टिवेटिंग बन जाएगा। तो फिर जो रिएक्शन होने वाली थी वो भी नहीं होगी। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इसलिए आपका एनिलीन तो नहीं देता है ना। सो दैट्स इट अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस, है ना। होप यू हैव एंजॉयड वाचिंग दिस लेक्चर। तो आशा तो यही है भाई, ये आज का जो पूरा का पूरा सेशन है, ये आपको काफी ढंग के तरीके से जो है समझ में आया होगा, है ना। कोशिश रहेगी कि इस तरीके से और भी हम कुछ मल्टीपल सेशंस को अरेंज करें। 1 से 1.5 घंटा ही हमने लिया है और सारी केमिकल प्रॉपर्टीज को कवर भी कर दिया। सो दैट्स अ गुड फैक्ट लिटरली। क्वेश्चंस ऑब्वियसली आर द मेन थिंग्स, तो क्वेश्चंस के पीछे हमेशा भागो भाई, क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा करने चाहिए, है ना। आई कंप्लीटली एग्री विद द फैक्ट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।